हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं विकास किशोर कौशल आप सबों को दो चंद लाइनें बताऊंगा और मैं कहूँगा कि उसी पर चलिए और उसको आधार मान के चलिए, क्योंकि वही सबसे कीमती चीज़ है। अगर उस चीज़ पर आपने काम किया और उस चीज़ को अपना लिया तो आप सफल हो जाएंगे और होंगे, कंफर्म है। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं कंफर्म सफल होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सिर्फ उस चीज़ को अपने अंदर बनाए रखिए। कहा जाता है कि सब्र का, ठीक है, सब्र का अभी इम्तिहान जारी है। मतलब कहने का मतलब है कि सब्र अगर है तो उसकी इम्तिहान चल रहा है, उसकी परीक्षा चल रही है कि आप कितना सब्र कर सकते हैं। तो सब्र का अभी इम्तिहान जारी है। वक्त वो भी आएगा, वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा, परमेश्वर खुद कहेगा, मालिक खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। ठीक है, तो सब्र रखिए। ठीक है, सब्र रख कर करते रहिए। कोई उचित अनुचित कदम या कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसकी वजह से आपकी फैमिली, आपका जीवन खतरे में आए या आपके साथ बुरा हो जाए या उनको जीवन भर अफसोस रह जाए आपकी एक गलती की वजह से। कभी मत करिएगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा इंतज़ार रखिए, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। कोई जा रहा है भाई, टाटा बाय बाय, निकलो यहाँ से, हम अकेले ही ठीक हैं, कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना क्या है सुन लीजिए। हमें आज पढ़ना है, देखिए ये इस चैप्टर में इस शब्द का बार बार यूज हुआ, तो मुझे लगा कि इस चैप्टर में इसको यही पढ़ा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो दोबारा जब 9th-10th में रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें फिर ये आएगा, तब आएगा तो फिर वहाँ पर आपको और एक बार पढ़ा देंगे तो आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से इसको हम अभी ले लेते हैं ताकि आपका तैयार हो जाए। ठीक है, ये आता है फोटोसिंथेसिस। किसकी बात कर रहे हैं? तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सुनिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तरह से होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन से, मतलब पत्तियां तो हरी होती हैं, तो हरे रंग का जो प्रकाश आता है उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा कि क्या कहते हैं, लाल रंग से प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा कि नीले रंग से प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, कि जो पत्तियां होती हैं उसमें जो रंध्र होते हैं वो किस तरह से, उनकी जो गार्ड सेल होते हैं किस तरह से खुलते हैं, किस तरह से बंद होते हैं, कितने टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छी होती है, कितने टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद हो जाती है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए एकमात्र सूर्य ही खाली कहते हैं जरिया है कि कुछ और भी चीज़ें हैं। सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। ठीक है, हम आज सबके बारे में जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, जितनी बातें मैंने कहा है आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे क्या कहना है आपसे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सुनिए ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, आपका जब भी इस पर चर्चा होगा तो आपके दिमाग में फट से एक चीज़ आएगी, तुरंत आएगी कि इससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। पहली चीज़ तो यही होगा। पहली चीज़ क्या होगी कि भाई इससे तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। एक और चीज़ होती है, जल वाष्प का उत्सर्जन भी होता है। क्या होता है? जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। पादपों में पोषण पढ़ते आए हैं, तो इससे हमें प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ये भी मिलना शुरू हो जाते हैं। मिलते हैं, शुरू क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो क्रिया होती है, यह जो इस प्रकार का जो क्रिया होती है, यह एक प्रकार का उपचय क्रिया होता है। कैसा क्रिया होता है? उपचय, एनाबोलिक, ठीक है, प्रोसेस होता है, जिसके उपरांत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो हम अगर पहली ही लाइन लिखना शुरू करें, पहली लाइन से शुरू करें, तो इस क्रिया द्वारा, इस क्रिया द्वारा द्वारा इस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होता है, मुक्त होता है। ठीक है, इस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये सबसे छोटी और चंद लाइन है, जो एकदम मतलब जनरल लाइन है, जो आप हमेशा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, यही जानते हैं। लेकिन इस प्रकार की क्रिया को उपचय यानी एनाबोलिक क्रिया कहते हैं। इस
प्रकार की क्रिया को उपचय एनाबोलिक रिएक्शन क्रिया कहते हैं। एनाबोलिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया को उपचय क्रिया, इस प्रकार की क्रिया को उपचय क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उपचय क्रिया कहा जाता है। ठीक है, हरे पौधे, ध्यान से सुनते रहिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बनवाना है। इसमें वातावरण से CO2 तथा मिट्टी से जल व खनिज लवण का अवशोषण पादप करता है। ठीक है, इसमें वातावरण से CO2 तथा मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से जल व खनिज लवण का अवशोषण पादप करता है। पादप क्या करता है, अवशोषण करता है। अब इसका अवशोषण होने के बाद, ठीक है, इनका अवशोषण होने के बाद जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट, जिसे भैया आप क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग, किसका उपयोग, तो इस जल का और इस मिट्टी से प्राप्त करने वाले जल और खनिज लवण का प्रयोग कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। जिसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। अब समझ में आई बात, जाता है, समझिएगा कि मिट्टी से जल और खनिज लवण और CO2 का उपयोग कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है। हरित लवक क्या करता है, इसका उपयोग करता है, इसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट कर लेता है। अभी हरित लवक के बारे में जानेंगे कि हरित लवक क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे, पहले इतना जान लीजिए। ठीक है, क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, तत्उपरांत, ठीक है, इसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे क्रिया को या प्रक्रम भी लिख सकते हैं, क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं आपको, बिल्कुल दिख रहा है, सही है भाई। इसी पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी बहुत बाकी है, अभी ये पूरा एक लेक्चर है ये, ठीक है, ये पूरा एक लेक्चर है। ठीक है, समझ में आई बात, ये पूरा एक लेक्चर, इस वजह से अभी बहुत बाकी, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए, अब आपको हम वो समीकरण नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, वो समीकरण आपको खुद जानते हैं, खुद बुकों में दिया है, उस समीकरण को, इक्वेशन को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो रिएक्शन होता है उसको अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको मैं नहीं लिखवाऊंगा। C6H12O6 बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है, प्लस ऊर्जा भी निकल कर आती है, 6 अणु ऑक्सीजन के बनते हैं, जल भी बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, मुझे मेन जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक,
प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक। ठीक है, ये इसमें बड़ी दुविधा होती है, इसमें बहुत दुविधा होती है। इस वजह से जो जो हम लिखवाएंगे वही इसमें घटक होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसमें पहला तो होगा CO2, फिर जल होगा, फिर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, तो क्लोरोफिल होगा। ठीक है, क्लोरोफिल होगा। फिर लाइट भी होगी, प्रकाश जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या होगी, लाइट होगी। ठीक है, क्या होगी, लाइट होगी। ठीक है, प्रकाश होगा। देखिए ये होगा, क्लोरोफिल होगा और लाइट होगी, यही इसके प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा बेटा अगर कुछ भी आपको पूछ कहे दे, बोल दे कि नहीं इसके अलावा और कुछ भी दे दे, तो मत मानिएगा, वो रॉन्ग होगा। यही प्रमुख घटक है, इसके अलावा आप कुछ भी क्लोरोफिल के प्रमुख घटक में नहीं लिख सकते हैं, न तो उसको कह सकते हैं। इसको अपने जहन में उतार लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए। ठीक है, इसको अपने जहन और दिमाग में उतार लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख घटक। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के जो हैं प्रमुख घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है, लाइट है, ये प्रमुख घटक इसके हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख घटक, इसके अलावा बेटा कोई भी प्रमुख घटक नहीं होता है, अपने जहन में बिठा लीजिए। ठीक है, एकदम इसी से भोजन बनता है और इसी से ऑक्सीजन मिलना शुरू होता है, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब पौधों की पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होती है, गार्ड सेल लगी होती है। क्या लगी होती है, गार्ड सेल लगी होती है। इनका खुलना और बंद होना निर्भर करता है इनमें मौजूद जल की वजह से। जब जल की अधिकता होती है तो गार्ड सेल खुल जाते हैं, और जब वाष्प उत्सर्जन की वजह से, यानी जल का वाष्प बन के बाहर निकलने के कारण इनका जो गार्ड सेल होता है या इनका जो द्वार होता है, जो इनका गेट होता है, वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए कहेंगे गार्ड सेल में जो जल होता है उसी पर निर्भर करता है कि ये कैसे खुलेगा और कैसे बंद होगा। ठीक है, उसी की मात्रा, जल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पौधों की पत्तियों की सतह पर पौधों की पत्तियों की सतह पर रंध्र कई छिद्र, ये क्या है, कई मतलब छिद्र होते हैं, कई छिद्र रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा CO2 तथा, यहाँ पर जल नहीं लिखेंगे, सिर्फ CO2 और ऑक्सीजन गैस का विनिमय होता है। इनके विनिमय के लिए स्टोमेटा में उपस्थित GAURD गार्ड सेल, ठीक है, स्टोमेटा में उपस्थित, इनके विनिमय के लिए स्टोमेटा में उपस्थित गार्ड सेल अहम भूमिका निभाती है। अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, इनके विनिमय के लिए स्टोमेटा में उपस्थित गार्ड सेल अहम भूमिका निभाती है। गार्ड सेल
सेल का खुलना व बंद होना 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 उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, गार्ड सेल का खुलना व बंद होना उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि जल गार्ड सेल में भरा हो तो स्टोमाटा का द्वार खुल जाता है तथा CO2 व ऑक्सीजन का विनिमय शुरू हो जाता है। पौधों की पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। इनके द्वारा CO2 और O2 गैस का विनिमय होता है। इनके विनिमय के लिए एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा में उपस्थित गार्ड सेल अहम भूमिका निभाती है। गार्ड सेल का खुलना व बंद होना उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि जल गार्ड सेल में भरा हो तो स्टोमेटा का द्वार, ठीक है, खुल जाता है, यानी गार्ड सेल जो होता है वो खुल जाता है। CO2 और O2 का विनिमय यानी एक्सचेंज शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ये क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो जाता है। जब गार्ड सेल से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना शुरू होता है। जब गार्ड सेल से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना शुरू होता है तो जल की मात्रा की कमी से गार्ड सेल बंद हो जाता है, जिससे CO2 तथा O2 का विनिमय भी बंद हो जाता है। देखिए भाई, ये वाष्प के रूप में बाहर निकलना यानी पत्तियों से क्या हो जाता है? जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना शुरू होता है। तब वो गार्ड सेल क्या हो जाती हैं? जल की मात्रा की कमी से गार्ड सेल बंद हो जाता है और बंद होने पर CO2 O2 का विनिमय भी बंद हो जाता है। वहां से ये चीजें बंद हो जाती हैं भाई, वहां से चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, वहां पर क्या होती है? चीजें खत्म हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, गैस के रूप में ही वो निकल जाता है। ये चीज तो हो गई भाई, ये चीज तो हो गई। आपको रंध्र के बारे में बता दिए, एक अच्छे तरीके से बताए हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए हम आपको क्या चल रहे हैं करने, ध्यान से सुनिएगा। बहुत
मतलब कहते हैं कि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ही मैं इन सभी चीज़ों को एकदम बारीक से पढ़ाते चल रहा हूँ, ताकि आपका अगर सुपर टेट आए या सी टेट हो या आपका जो भी भर्ती हो उसमें सब में ये काम करेगा। इसको पढ़िए, ठीक है, कहीं पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ 1 घंटा टाइम देना है हमको, दे दीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो पढ़िए, लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कहाँ कुछ कह रहा हूँ। और नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाकर तब आपको लिखवाता हूँ, ताकि इतना सरल शब्दों में आ जाए, ताकि आपको बस खाली हँसते हँसते पढ़ लें, एक बार दिमाग में ध्यान दे दें तो वो चीज़ें भर जाएंगी, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। मैं लाइन लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना दे दे रहा हूँ ताकि आपका चीज़ें एकदम क्लियर रहे, ठीक है। अब देखिए भाई, इसी में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि भाई अहम भूमिका तो इसी का है, ठीक है। अभी हमने कहा था कि आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताऊंगा, हरित लवक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हरित लवक की संरचना क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो उसकी संरचना भी दिखा देता, लेकिन हमें संरचना से भी नहीं मतलब, हमें मतलब है कि वहाँ से क्वेश्चन क्या उठ के आएंगे, वहाँ से हमें क्या पढ़ना है वो हमें जरूरी है, ठीक है। वो देख लीजिए बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। हरित लवक ये तो हो ही रहा है, इसी में चल रहे हैं हम। हरित लवक यानी प्रकाश क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। पहले इसके बारे में सुनिएगा, फिर उसके बाद हम आगे इसको लिखवा देंगे। पहले सुनना बहुत जरूरी है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से, दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया भाई, फिर से लिखता हूँ, 2 मिनट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। अब ठीक है, हरित लवक सही है भाई, देख लीजिए। हाँ ठीक, चलिए दिख रहा है, आप सही है। सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने अभी फिर से मतलब देखने की वजह से मैंने इसको नीचे लिखा है, सुनिए ध्यान से। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, सबसे मेन बात सुनिएगा, यह वह भाग होता है पौधे का जिसे रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन का रसोई घर कहा जाता है, जहाँ पर भोजन बनता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर क्लोरोफिल की क्रिया होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला सुनिएगा, यह इसमें दोहरी आवरण पाए जाते हैं, यानी दोहरी आवरण की झिल्ली पाई जाती है, यानी ये डबल लेयर झिल्ली होती है, ठीक है। दोहरे आवरण से क्या होती है? घिरी हुई संरचना होती है। दोहरे आवरण से क्या होती है? घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है। और यह पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। यह जो है, यह दोहरे आवरण की घिरी हुई संरचना होती है, और यह पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। क्या होता है? पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। हरित लवक में लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। हरित लवक में क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। फिर से सुनिए, जिसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा एक गोलाकार संरचना होती है। स्ट्रोमा क्या है? एक गोलाकार क्या होती है? संरचना पाई जाती है, जिसे स्ट्रोमा में ही एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो थैलोकाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलोकाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलाकाइड या थैलोकाइड भी कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, स्ट्रोमा में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे थैलोकाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलोकाइड कहा जाता है। थैलोकाइड की सतह पर ही क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जो थैलोकाइड है या थैलाकाइड है, उसी पर क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होता है। फिर से सुनिए, थैलाकाइड या थैलोकाइड पर ही क्लोरोफिल का क्या होता है? निर्माण होता है। उसकी सतह पर क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जब कई थैलोकाइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं, एक के ऊपर एक जब व्यवस्थित होते हैं, उसे ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवस्थित होते हैं तो एक ऐसी संरचना बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। यानी सामूहिक रूप से इस संरचना को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है, ठीक है। सामूहिक रूप से इस संरचना को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही भोजन का क्या होता है? निर्माण होता है, या भोजन निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब थैलोकाइड में सुनिएगा ध्यान से,
क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में हेड और टेल जैसी संरचना देखने को मिलती है। क्लोरोफिल में हेड और टेल जैसी संरचना देखने को मिलती है। जो हेड और टेल जैसी संरचना देखने को मिलती है उसका जो हेड होता है वो Mg धातु से बना होता है। इसी वजह से ये क्लोरोफिल कैसे दिखते हैं, हरे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, तो हरे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बस इतना आप जानते रहिए, अभी आपको इतना ही जानना है, और उसके बाद पढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया 2 चरणों में होती है, उसको भी पढ़ाएंगे। लेकिन पहले इसके बारे में जान लें, ठीक है, क्या जान ले, इसके बारे में जान ले, ठीक है। तो पहला लिख रहे हैं कि हम इसको एकदम कहानी की तरह लिखवा देते हैं। यह दोहरी आवरण से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है। यह दोहरी आवरण से घिरी हुई क्या होती है, संरचना होती है। यह पत्तियों के सतह पर पाई जाती है। यह पत्तियों, ये तो सब जानता है, यह पत्तियों की सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पत्तियों की सतह पर पाई जाती है। हरित लवक में लिक्विड भरा होता है। लिक्विड भरा होता है, हरित लवक में लिक्विड भरा रहता है या भरा होता है, ठीक है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है। स्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है। गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। क्या कहा जाता है, थैलाकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थैलाकॉइड कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। इसी सतह पर, ठीक है, इसी थैलाकॉइड की सतह पर क्लोरोफिल क्या, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। निर्माण होता है, इसी थैलाकॉइड के सतह पर क्लोरोफिल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जब कोई एक के ऊपर एक के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो इस पूरे सामूहिक संरचना को
संरचना को सामूहिक, इस पूरे सामूहिक संरचना को ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक अगर रख रहे हैं तो एक सामूहिक संरचना बनेगी जिसे क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। यह दोहरी आवरण से घिरी हुई संरचना होती है। यह पत्तियों की सतह पर पाई जाती है। हरित लवक में लिक्विड भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे थैलाकॉइड कहते हैं। इसी थैलाकॉइड की सतह पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। जब थैलाकॉइड एक के ऊपर एक के रूप में व्यवस्थित होते हैं देखिए यही गड़बड़ी है, होते हैं, तो इस पूरे सामूहिक संरचना को ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, ग्रेना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनने की क्रिया संपन्न होने के कारण क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनने की क्रिया संपन्न होने के कारण इसे किचन, ठीक है, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। रसोई घर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। क्लोरोफिल में देखिए, फिर से सुनिएगा यहाँ से। क्लोरोफिल में हेड व टेल पाया जाता है इसके हेड में Mg धातु होता है। इसके हेड में क्या होता है? Mg धातु होता है। इसके हेड में क्या होता है? तो Mg धातु होता है। इसी वजह से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर समझिएगा, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। चलिए भाई, ये हो गया, समझ में आया? क्लोरोफिल का निर्माण होता है। ठीक है, सॉरी अरे यार क्या लिखे हैं। इसी की वजह से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में भोजन बनने की क्रिया संपन्न होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। क्लोरोफिल में हेड व टेल पाया जाता है। इसके हेड में Mg धातु होता है। इसी वजह से क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ये है सही। ठीक है, ये सही है, ये चीज़ यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, ये हम गलत लिख देते क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल तो ऐसे ही बना है भाई। ठीक है, तो उसका क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ठीक है, अब जब क्लोरोफिल का रंग हरा होता है, इसी वजह से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल क्या है?
क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, यह एक वर्णक की तरह काम करता है। ये चीज़ यहाँ तक संपन्न हो गई। अब देखिए बहुत ही मतलब कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों के बीच में ये चर्चा बार बार होती है कि क्या रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है। और यह दो भागों में बटा हुआ है, दो चरणों में बटा हुआ है, ठीक है। इसके दो मतलब तरीके हैं। एक लाइट की उपस्थिति में होता है, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और एक लाइट की अनुपस्थिति में होता है, उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। आइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में ये लास्ट है, थोड़ा सा बस और शब्द जोड़ देंगे, कुछ लाइनें हैं जो उसको बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दो भागों में बटी होती है, एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहा जाता है। और यह अभिक्रिया प्रकाश के मौजूदगी में होता है, प्रकाश के मौजूदगी में होता है, ठीक है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश पर ही निर्भर करती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं ना, वो उत्तेजित हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन के समय में क्लोरोफिल के अणु क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। और जब उत्तेजित होते हैं तो उनसे एक ऊर्जा निकलना शुरू होती है, जिसे जिसे एटीपी के रूप में देखा जा सकता है, या एटीपी का निर्माण होता है। ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में आती है, या एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा क्या होता है कि जो जल है, ठीक है, जो जल है उसके अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में टूट जाते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, यानी H और OH माइनस के रूप में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूट जाता है तो इसी को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन के दौरान जल को तोड़ने की क्रिया संपन्न होती है, तो ऐसी क्रिया को फोटोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसी क्रिया को फोटोलाइसिस कहा जाता है। फिर सुनिए, लाइट रिएक्शन में, ठीक है, या लाइट रिएक्शन के दौरान या लाइट रिएक्शन में जल का क्या होता है? टूटना होता है, यानी जल टूटते हैं, तोड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और जब टूटने लगते हैं तो मतलब क्या होता है? टूटने की क्रिया जो होती है, अगर ये क्रिया पूरी संपन्न हो रही है, ये क्रिया हो रही है, इसी को फोटोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है, फोटोलाइसिस कहा जाता है। और जल टूटने के उपरांत, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन जिसे H+ कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन, और उसके बाद क्या होता है? यही हाइड्रोजन आयन NADP, ठीक है, NADP से संयोग करके हाइड्रोजन आयन NADP से संयोग करके कहाँ पहुँच जाते हैं? तो स्ट्रोमा में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? स्ट्रोमा में पहुँच जाते हैं। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन, ठीक है, निकोटिनेमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन ग्राही के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। जल के टूटने के साथ लाइट रिएक्शन क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। जल के टूटने के बाद लाइट रिएक्शन क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। हमने बोला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है।
संपन्न होती है। ठीक है, 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक क्रिया। क्या होती है? प्रकाशिक क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर होती है, जिसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। जिसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लाइट रिएक्शन कहा जाता है। यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को लिख लीजिएगा स्टार बनाकर। यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। यह अभिक्रिया कहाँ होती है? तो यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। इसमें होता क्या है? तो इसमें क्लोरोफिल के अणु क्या हो जाते हैं? प्रकाश के कारण उत्तेजित हो जाते हैं। प्रकाश के कारण उत्तेजित होकर एटीपी का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में या इस प्रक्रिया में, ये भी बोल सकते हैं, इस प्रक्रिया में या लाइट रिएक्शन के दौरान। चलिए लाइट रिएक्शन के दौरान ही लिखिए। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। अब एटीपी मत पूछिएगा भाई, ठीक है, कि एटीपी का क्या होता है। ठीक है, जिसके द्वारा एटीपी जिसके द्वारा जल के अणु हाइड्रोजन व OH माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, जल के अणु हाइड्रोजन व हाइड्रोक्साइड में टूट जाते हैं ठीक है, क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है,
ये हो गया भाई। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर होती है, जिसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है। यह अभिक्रिया ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा जल के अणु क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाते हैं। ठीक है, और जल के टूटने की इस पूरी प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहा जाता है। क्या कह रहा हूँ? कह रहा हूँ कि लाइट रिएक्शन के दौरान जल के टूटने की पूरी प्रक्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर लिख दें 4H2O, ऐसे हो गया लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4H प्लस होगा प्लस 4OH माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH माइनस हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, ये सीधे किस में आएगा? NADP में आएगा। किस में आएगा? NADP से क्या करेगा? संयोग करेगा। ठीक है, क्या करेगा? यहाँ लिख देता हूँ, संयोग करेगा। और संयोग करने के बाद किस में पहुँच जाएगा? संयोग करने के बाद किस में पहुँच जाएगा? तो स्ट्रोमा में चला जाएगा। स्ट्रोमा में चला जाएगा। यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया सही होती है। ये इसके साथ संयोग करके कहाँ चला जाएगा? स्ट्रोमा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? स्ट्रोमा में चला जाएगा। और जब स्ट्रोमा में चला जाएगा तो यहाँ से लाइट रिएक्शन जो होता है पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। यहाँ से जो होता है लाइट रिएक्शन जो होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से ठीक है संपन्न हो जाता है। और ये जो होता है यह हाइड्रोजन ग्राही के रूप में होता है। यह हाइड्रोजन ग्राही के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, इसका अगर हम ये देखिए, सॉरी ये क्या है? N, ये देखिए ये N है, ये मिटा दीजिएगा, N है। ठीक है, अगर इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे तो लिखेंगे कि ठीक है, निकोटिनेमाइड। ठीक है, माइड। ठीक है, एडनिन डी निको डी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फास्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, निकोटिनेमाइड एडनिन डी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो जाएगा। डी नहीं, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो जाएगा। निकोटिनेमाइड एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। और ये क्या होता है? यह ग्राही के काम करता है। किसके लिए? H2 के लिए। H2 के लिए ग्राही का कार्य करता है। ठीक है, H2 के लिए क्या करता है? ग्राही के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ग्राही के रूप में मौजूद होता है। कौन रहता है? तो NADP क्या होता है इसके लिए होता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या हो गई? लाइट रिएक्शन की संपन्न हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चले भाई, ये हो गया आपका खत्म। अब ये यहाँ खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, डार्क रिएक्शन।
जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये कह क्या रहा है, ठीक है, यह कह क्या रहा है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। ये सिंपल से शब्दों का बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि इसमें प्रकाश की आवश्यकता भैया नहीं होगी, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ मेन कॉन्सेप्ट पर। डार्क रिएक्शन में, ठीक है, डार्क रिएक्शन में रूबिलोस डाइफॉस्फेट में, ठीक है, रूबिलोस डाइफॉस्फेट की मदद से CO2 जो होता है, ठीक है, रूबिलोस डाइफॉस्फेट की मदद से यानी RUDP की मदद से CO2 कहाँ चला जाता है, स्ट्रोमा में लाया जाता है। CO2 कहाँ लाया जाता है, स्ट्रोमा में लाया जाता है। पहली चीज मैं फिर से कह देता हूं, यह अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन कहा गया है। डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में RUDP जो होता है उसी की मदद से CO2 को स्ट्रोमा में लाया जाता है। CO2 को कहाँ लाया जाता है, स्ट्रोमा में लाया जाता है। और NADP की मदद से हाइड्रोजन होता है। NADP की द्वारा लाया गया कौन है, तो हाइड्रोजन है। मैंने पहले ही कहा था ये ग्राही का काम करता है, किसके लिए, हाइड्रोजन के। तो जब NADP की वजह से हाइड्रोजन आ गया और RUDP की वजह से CO2 आ गया, तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, और जब ये अभिक्रिया करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, साथ में जल बनाएंगे, और जल में ही ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है। जल में ही ऑक्सीजन क्या होता है, जल के रूप में ही उपस्थित होता है, और जल के रूप में ही ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तो इसे कहा जाता है कि जल के रूप में ही यह बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेनली कार्बोहाइड्रेट ही बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और यह क्या होता है, अंतिम चरण होता है, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम चरण होता है। तो देखिए, इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा कि भाई हाँ ये इसमें मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, मैं सीधे चल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखने चल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा हूँ, डार्क या अप्रकाशिक अभिक्रिया में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 को RUDP, ठीक है, इसी को कहते हैं राइबोलोस, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, राइबोलोस, ठीक है, लिख देता हूं भाई, ठीक है। डाइफॉस्फेट, ठीक है, के द्वारा CO2 को के द्वारा स्ट्रोमा में लाया जाता है, वहीं पर NU, ठीक है, NUDP के द्वारा जल को लाया जाता है, ठीक है। वहीं पर NUDP के द्वारा, सॉरी NU कह दिए, एडेनिन होता है, NADP के द्वारा, ठीक है, जल को लाया जाता है, जहां पर दोनों आपस में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट तथा जल का निर्माण करते हैं, करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम चरण है, अंतिम चरण है। बस भैया इतना, इससे ज्यादा नहीं, इसको बहुत बड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। अगर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो काम की चीज बनती है पत्तियों के लिए, पत्तियों पौधों के लिए काम की चीज बनती है कार्बोहाइड्रेट, और बेकार पदार्थ के रूप में बेकार चीज के रूप में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही इसमें कहा गया और कुछ नहीं कहा गया है, यही चीज कहा गया है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, या प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये हो गया। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बस खत्म करना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था आप तक पहुंच गया है, जो इम्पोर्टेंट था आप तक पहुंच गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था आप तक पहुंच गया। प्रकाश संश्लेषण को, ये मेरी आदत नहीं जाएगी भाई शब्द छोड़ने की, को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कारक। क्षमा चाहते हैं भाई इसके लिए, ये आदत हो गई है मेरी, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, पहले नहीं थी, पता नहीं बीच में कैसे ये हो जाता है कि छूट जाता है, पढ़ाने की धुन में रहते हैं, बोलने की धुन में रहते हैं तो छूट जाता है। ठीक है, यही थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई ध्यान से सुनो भाई, मुख्य घटक के बारे में आपने लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आई बात। लाइट चाहिए ही, ठीक है, और क्या चाहिए, खनिज लवण चाहिए, जल चाहिए, यही चाहिए ना। तो इन्हीं की कमी से और इन्हीं की अधिकता से हमें परेशानी होगी, यही यही प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, बात कर लेते हैं CO2। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जो इम्पोर्टेंट होगा वही लिखवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम नहीं लिखवाएंगे। CO2 की मात्रा क्या होनी चाहिए, CO2 वातावरण में कितना है, ठीक है, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। CO2 वातावरण से ही मिलता है। ठीक है, यह इसकी जो CO2 की मात्रा अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो दर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर इसकी मात्रा वातावरण में अधिक है तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसका दर क्या होता है, बढ़ जाता है। अधिकता की वजह से, इसकी अधिकता की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर बढ़ जाता है, इसकी अधिकता की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, अगर मात्रा अधिक हुई तो प्रकाश संश्लेषण भी बढ़ेगा। अगर हम लिखें मात्रा अधिक अधिक तो प्रकाश संश्लेषण मात्रा अधिक, प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा। अगर इसकी मात्रा कम हुई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होगी, मात्रा कम होगी। ठीक है, तो मात्रा क्या होगी तो इसका दर भी क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, इसके दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, दर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है उसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, कब, जब मात्रा कम होगी। ये पहला चीज हो गया, ठीक है, यह पहला चीज हो गया। अब बात करते हैं लाइट की, प्रकाश की बात कर लेते हैं, प्रकाश की जो सूर्य से हमें मिलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश की मात्रा अगर बढ़ती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की मात्रा अगर तीव्रता देखने को मिलती है या बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाएगी, उसकी दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक है, अगर इसकी प्रकाश की तीव्रता है या प्रकाश कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो आप जनरल सी बात जानते हैं, लेकिन एक चीज और सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, सुनिएगा ध्यान से, बल्ब, ठीक है, लाइट लैंप हो गया,
ठीक है, क्या हो गया, लैंप हो गया। मोमबत्ती हो गई, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, ठीक है, मोमबत्ती हो गई। लाइट हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई। एक और जोड़ लीजिए इसमें, तथा ट्यूबलाइट, तथा ट्यूबलाइट। चलिए, ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट, ठीक है, ट्यूबलाइट, ठीक है, ठीक है। से बल्ब, लैंप, मोमबत्ती तथा ट्यूबलाइट से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण की क्रिया, की क्रिया का दर धीमा होता है, का दर धीमा हो जाता है, धीमा हो जाता है। भाई इनकी, अब इसका मतलब ये हुआ कि इनकी लाइट से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये याद रखने की जरूरत है, यह याद रखने की जरूरत है, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, तापमान के बारे में। CO2 के बारे में जान गए, तापमान के बारे में जान लें। तापमान, ठीक है, तापमान क्या होना चाहिए। तापमान में अगर वृद्धि होगी, एक लिमिट तक तापमान में वृद्धि होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी वृद्धि करेगा, ठीक है। यानी अगर हम 35 डिग्री से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 35 डिग्री से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या करेगी, वृद्धि करेगी। यानी हम लिख सकते हैं कि 35 सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर में, ठीक है, इतने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, ठीक है, वृद्धि होगी। लेकिन कह रहा है कि इससे ऊपर जाने पर, से 35 सेल्सियस से ऊपर जाने पर, से ऊपर जाने पर, ठीक है, से ऊपर जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में, प्रकाश संश्लेषण की दर में, संश्लेषण की दर में कमी होगी, दर में कमी होगी, ठीक है, होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 35 सेल्सियस पर, ठीक है, इतने पर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सबसे अच्छा समझा जाता है कि इतने तापमान पर, टेम्परेचर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इतने पर सबसे अच्छी होगी बेटा। और अगर हम इसी में जोड़ दें, होगी, और 40 पर पूरी तरह बंद हो जाएगी, पूरी तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, पूरी तरह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। यानी 35 पर तो बहुत अच्छा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है 35 पर बहुत अच्छी होती है, लेकिन 35 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी दर कमी आने लगेगी, 40 पर पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर 40 के ऊपर भागता है, 40 के लगभग पहुंचता है, तो होबे नहीं करेगा, प्रकाश संश्लेषण होबे नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और स्थिति देख लीजिए, उधरी की तरफ हम चल रहे हैं, इस समय उसी की तरफ चल रहे हैं। पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, भारत में पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से चालू है। हम सबसे ज़्यादा अगर बात करें, ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी भी अहम भूमिका हो गई है इस वातावरण को दूषित करने में, ठीक है, हमारे देश की अहम भूमिका हो गई है। लेकिन इस चीज़ पर मंत्री नेताओं का कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक कभी गंगा सफाई अभियान की बात करेंगे तो कभी कुछ की बात करेंगे, कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, न तो जनसंख्या पर ध्यान है,
न तो इस पर ध्यान है। देखिए, जो देश को बर्बाद करेगा उस पर मैं बात करूंगा, जिस चीज़ की वजह से हमारे वातावरण, हमारे देश का नुकसान होगा उस पर बात करूंगा। तो इस समय किसी भी पार्टी का इस पर कोई ध्यान नहीं है। बड़ी तेजी से पौधों की कटाई हो रही है, बहुत तेजी से घर मकान बन रहे हैं, बहुत तेजी से गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, खूब यूज हो रहा है बढ़िया से, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। पहले मेरे ही क्षेत्र में इतने बगीचे थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कहाँ कहाँ बगीचे थे, आपको दिखाऊंगा। वहाँ से सारे के सारे बगीचे साफ कर दिए गए हैं, ठीक है, गायब हो गए, वहाँ बिल्डिंग तैयार हो रही हैं। तो हम किस तरफ चल रहे हैं, एक जानते हैं इसका परिणाम कब आए, क्या आएगा? एक दिन बिल्डिंग गिराकर हम क्या करेंगे, पौधा उगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समय इतना बदल चुका होगा कि पौधा भी उस समय नहीं हुआ। क्योंकि याद रखिएगा, मैंने एक बात फिर कही थी कि वक्त जो होता है वक्त की तरह बनिए, जब चले जाइए तो लौटिए मत। तो जब इंसान को वो वक्त समय लौट चला जाएगा ना, तब समझ में आएगा, और उस समय कोई फायदा होने वाला नहीं है, उस समय कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इस समय सब मस्त हैं अपने जीवन में, जितना हो सके उतना पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और मगन है, ठीक है, एकदम मगन है। इस समय तो शादियों का दौर चल रहा है, ठीक है। हम देखिए किसी चीज़ का नहीं ज़रूरत नहीं है पटाखा जलाने की, ठीक है। आप ही की शादी नहीं हो रही, मेरी भी शादी में होगी तो उसमें भी यही होगा, लेकिन मैं उसका विरोध करूँगा, जहाँ तक हो सकेगा संभवतः विरोध करूँगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसका भी विरोध होता है, होना चाहिए, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है, सब मगन है, ठीक है, सब मगन है। तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपने से आप दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। तो अपने अंदर सुधार लाइए, अपने अंदर चीज़ों को बदलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत गंभीर बात है, इस वजह से मैंने इसको कहा, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें इसी पर सबसे अच्छा होता है। अरे आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अच्छी इसी पर होती है, इससे अधिक होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी वो उसका दर कम हो जाएगा, 40 पर एकदम बंद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रंग की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कलर की बात करेंगे, रंग की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसका दर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो दर है, अगर लाइट का, प्रकाश का रंग अगर लाल है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी, ठीक है। यदि लाइट का रंग लाल है तो फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है। अतः लाल, ठीक है, लाल, ठीक है, लाल प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए के लिए सबसे अच्छा होता है। उसके बाद नीला प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण उसके बाद नीला प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब लाल के बाद इसका नंबर आएगा। जबकि हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा होता है,
ठीक है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अच्छी होती है, नीले में उसके बाद आता है, नीले का नंबर आता है, हरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, एकदम बंद हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस का पूरा डाटा रहा। अब सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी का लास्ट का लाइन जो है उसमें ये लिखा गया है कि जब हम पादपों के पोषण की बात करते हैं तो हम मिट्टी में पादपों का पादप जब ग्रोथ करते हैं तो वहाँ से जो होते हैं खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, यानी मिट्टी में जो तत्व होते हैं उनका अवशोषण करके भोजन बनाना का काम करते हैं। तो इसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसमें कमी आने लगती है। जब मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगती है तो वहाँ पर क्या होता है कि दिन पर दिन मिट्टी की उर्वरता की कमी के कारण वहाँ पौधे अच्छे नहीं उगेंगे। इस वजह से क्या होता है कि हम फसल चक्र का उपयोग करते हैं, यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाते हैं। उसमें सबसे अच्छी फसल का जो ये चक्र होता है उसमें दाल जो होती हैं, फसलें होती हैं, जो मटर हो गया, दाल हो गया, ठीक है, इनकी फसल लगाते हैं क्योंकि इनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जिनको आवास और भोजन की व्यवस्था जड़ें करती हैं। और ये क्या करते हैं, उन्हीं जड़ों को या उन पौधों के लिए नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करके पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति कराते हैं। हमारी पूरी मतलब वातावरण में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं राइजोबियम, ये क्या करती हैं, उसको बदल देती हैं, नाइट्रोजन यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, जिसे पौधा क्या करता है, उसको यूज करता है अपने ग्रोथ और वृद्धि के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो ये चीज देखने को मिलती है। तो इस तरह से क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता भी क्या हो जाती है, बरकरार रहती है और फसल भी अच्छी होती है। यही उसमें लास्ट में लिखा है और यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है। और खत्म होने के बाद यही सिर्फ कहेंगे कि सफलता एक दिन की नहीं है, एक रात की नहीं है। सफलता के लिए कई दिन, कई महीने, ठीक है, लगभग सालों लग जाते हैं। आप अपने आप को बनाने में इतना टाइम तो दीजिए। अगर इतना टाइम आप अपने समय को बनाने में देंगे तो समय बदलेगा और आपका भी अच्छा समय आएगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए। देखिए, मैं एक विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ, गलत पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, सही पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता है, वो आप पर छोड़ दिया हूँ। आप उसका डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि कैसा पढ़ाता हूँ। और आप वो डिसाइड तब होगा जब आप उसको शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। और मैंने कहा कि सारी चीज़ें फ्री हैं, लेते रहिए और पढ़ते रहिए। मुझे भी पता है कि फ्री की कीमत नहीं होती है। आप कोचिंग पकड़ लेंगे, कोई संस्था पकड़ लेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और 167 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ योग्य समझ के मुझे सब्सक्राइब किया है, तो उनका बहुत आभार है। ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छी ही चीज़ें बता के जाऊँगा, बुरी चीज़ों का कभी नहीं, और न कभी समर्थन करता हूँ, न गलत चीज़ों में हाथ डालता हूँ, न कोई बात होती मेरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सही तथ्य जानना है तो ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।